कोविड से पहले लोगों का जो खर्च करने का स्टाइल था वो अलग था। लोग नॉर्मली हमें इवेंट वाला और वेडिंग प्लानर ना बोल के पहले भी टेंट वाला ही समझते थे कि भाई क्या है कि टेंट वाला। लोगों को समझाने में इतना टाइम लग गया, अब लोग वेडिंग प्लानर की कदर करने लगे हैं। जो वेडिंग प्लानिंग है उसमें सबसे मोटा चंक जो होता है 40 से 55% का वेन्यू पे ही खर्च हो जाता है। ओके, लेट्स से अगर मैं कोई 1 करोड़ की वेडिंग कर रहा हूँ तो उसमें डिपेंडिंग ऑन वेन्यू, कैसा वेन्यू मिल रहा है हमें, 40 लाख से 55 लाख वेन्यू पे चला गया। हर प्लानर का लेवल होता है। जैसे आर्टिस्ट का रेट होता है, शाहरुख खान किसी मूवी के 8 करोड़ ले रहा है तो आयुष्मान खुराना वही काम 2 करोड़ में कर रहा है। दोनों ही मूवी बना रहे हैं, मूवी चल रही है, सेम प्लानर है। प्लानर का कैडर क्या है, लेवल क्या है, उसके ऊपर प्लानर की कितना एक्सपीरियंस है, उसके अकॉर्डिंग वो अपनी फीस चार्ज करता है। शादियाँ कभी भी सादगी से नहीं हो सकती इंडिया में तो एटलीस्ट। ओके, ठीक है, मतलब यहाँ पर जो वेडिंग्स हैं वो एक सेलिब्रेशन का नाम है। ठीक है, क्योंकि लोगों के यहाँ हमने इतना जाके खाया है तो फिर जब अपने यहाँ वेडिंग आती है तो लोग सोचते हैं अब इसको बहुत ग्रैंड सेलिब्रेशन के साथ करना है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुलदीप कुमार। आप देख रहे हैं हाफ वर्ल्ड पॉडकास्ट। आज मैं आपको मिलाने वाला हूं मिस्टर आशीष अरोड़ा जी से, जो एक वेडिंग प्लानर हैं। तो आशीष अरोड़ा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे पॉडकास्ट पे आए। थैंक यू सो मच कुलदीप जी, थैंक यू सो मच। आपका भी और आपकी पूरी टीम हाफ वॉल का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ बुलाने के लिए। आशीष जी, आप इस इंडस्ट्री में किस तरीके से आए और कब से काम कर रहे हैं? 2008 में मैं जयपुर गया था इवेंट मैनेजमेंट करने आफ्टर माय ग्रेजुएशन। फिर वहाँ पर मैंने एक मतलब PGDPM कह लो उसको, 1 साल का कोर्स था वो मैंने किया। और 2009 से लेकर 12 तक मैंने वहाँ डिफरेंट कंपनी में सर्व किया, वहाँ काम किया। उसके बाद वहाँ काफ़ी हाई प्रोफाइल वेडिंग्स देखी, सारी चीज़ें देखी, इंडस्ट्री को समझा। फिर 2012 में मैं वापस आगरा आ गया और आई जॉइंड अमर उजाला, जो कि बहुत रिनाउंड न्यूज़पेपर है, यूपी का नंबर 1 है और काफ़ी स्टेट में इसकी प्रेजेंस है। तो वहाँ मैंने इवेंट एंड ब्रांड डिपार्टमेंट को सर्व किया और 2015 में मैंने विंटेज एंटरटेनमेंट नाम की एक कंपनी बनाई और तब से हम इसको रन कर रहे हैं। हम लोग वेडिंग्स भी करते हैं, हम लोग कॉर्पोरेट इवेंट भी करते हैं। आशीष जी, आप 17 साल से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, आपने कोविड वाला फेज भी देखा होगा। तो कोविड के बाद और कोविड के पहले किस तरीके से इंडस्ट्री चेंज हुई है? कोविड की अगर बात करें तो कोविड से पहले लोगों का जो खर्च करने का स्टाइल था वो अलग था। लोग नॉर्मली हमें इवेंट वाला और वेडिंग प्लानर ना बोल के पहले भी टेंट वाला ही समझते थे कि भाई क्या है कि टेंट वाला। लोगों को समझाने में इतना टाइम लग गया, अब लोग वेडिंग प्लानर की कदर करने लगे हैं और समझते हैं वेडिंग प्लानर क्या होता है। कोविड के बाद चीज़ें अच्छी हुई हैं। जिस तरह से आप देखोगे रियल एस्टेट का मार्केट बूम कर गया, वैसे ही वेडिंग प्लानिंग बिजनेस भी, क्योंकि लोगों को लगता है अब एक बार लाइफ मिली है, सबके 1 या 2 बच्चे हैं तो उसको खुल के खर्च करना चाहते हैं। वो कहते हैं एक लाइफ मिली है, इसको खुल के जिएंगे, अपने स्टाइल में जिएंगे, तो लोग अच्छे से स्पेंड कर रहे हैं। आशीष जी, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एक मिडिल क्लास आदमी को एक लेविश शादी के ट्रेंड में किस तरीके से धकेल रहे हैं और उसे इस तरह की शादी करने के लिए कर्जा लेने के लिए मजबूर करते हैं? मैं यहाँ ये बोलूँगा कि इन्फ्लुएंस तो कर रहा है, बट लोन लेने वाला बहुत हार्डली 1 या 2% होगा, क्योंकि लोग अपनी पॉकेट के हिसाब से ही खर्च करते हैं। इन्फ्लुएंस किस तरह से कर रहा है कि वो शादी को देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पे देखकर वो प्लानर के पास जा रहे हैं, उन्हें ऐसा काम कराना है। अगर वो 20 लाख खर्च करना चाहते थे तो उसकी जगह वो 25 लाख तो खर्च कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है कि वो लोन ले रहे हैं या अपनी कैपेसिटी से डबल ट्रिपल खर्च कर रहे हैं। आशीष जी, एक वेडिंग इवेंट को करने में 50 से ज़्यादा वेंडर्स लगते हैं, जैसे फोटोग्राफर हो गया, फ्लोरिस्ट हो गया, इस तरह के बहुत सारे वेंडर्स होते हैं। तो इन सब का सिलेक्शन किस बेस पे किया जाता है? तो यहाँ मैं आपके व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि वेडिंग में 50 से ऊपर वेंडर होते हैं, चाहे वो डेकोरेटर हो, वेन्यू को मैनेज करना हो, केटरर हो, हॉस्पिटैलिटी टीम हो, मेकअप आर्टिस्ट, मेहंदी वाला, जनरेटर वाला, डीजे, एंकर्स। तो ये सारे इनके एक्सपीरियंस के बेस पे हम बेसिकली हायर करते हैं इनको, क्योंकि आप किसी के साथ अगर काम कर रहे हैं तो उसका बैकग्राउंड कैसा है, वो क्राइसिस मैनेजमेंट को जानता है नहीं जानता, वो अगर मान लो उसकी लेवल से ऊपर काम आ गया या कोई हैवी डेट है,
उस हैवी रेट पे वो 2 काम 3 काम हैंडल कर सकता है नहीं कर सकता, क्योंकि आप किसी भी वेंडर को काम दे दोगे और उसकी कैपेसिटी नहीं है। लेट्स से मैंने बारिश आ गई, मैंने उसको बोला कि यार इस वाले लॉन में एक सेटअप और लगना है, ठीक है, तो वो कहता है मेरे पास सामान ही नहीं है। तो क्या वो इस तरह का वेंडर तो नहीं है, उसके पास गोडाउन में सफिशिएंट सामान है, उसकी क्रेडिबिलिटी कैसी है, उसको मैं एडवांस दे रहा हूँ तो वो एडवांस लेकर तो नहीं भाग जाएगा। ये सब चीज़ें हम देखते हैं और उसके बेस पे ही क्लाइंट को सेलेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद एक फेस आता है कि आपने वेंडर सेलेक्ट कर लिया, अब उसके साथ कॉन्ट्रैक्टिंग करना, नेगोशिएशन करना। कई बार क्या होता है, क्लाइंट को वेंडर समझ में आता है लेकिन वो बजट में नहीं आ रहा होता, तो क्या वो लिबरल है, थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल है कि वो हमारे साथ चीज़ें कर सकता है या नहीं कर सकता। इन सब बेसिस पे हम उसको सेलेक्ट करते हैं। सर जैसे 1 करोड़ एक वेडिंग का बजट है, उसके अंदर वेन्यू है, ट्रांसपोर्ट है, फूड है, तो इतना बड़ा बजट है, उसके अंदर किस किस चीज़ पर कैसे कैसे खर्चा होता है? देखो कुलदीप जी, क्या है कि जो वेडिंग प्लानिंग है उसमें सबसे मोटा चंक जो होता है 40 से 55% का वेन्यू पे ही खर्च हो जाता है। ओके। लेट्स से अगर मैं कोई 1 करोड़ की वेडिंग कर रहा हूँ तो उसमें डिपेंडिंग ऑन वेन्यू, कैसा वेन्यू मिल रहा है हमें, 40 लाख से 55 लाख वेन्यू पे चला गया। रेस्ट अपने पास 15 से 20% बचता है, वो चला जाता है डेकोर में। फिर आपका फूड तो नहीं, फूड तो जब होटल में कवर हो जाता है, ओके। जब आप वेन्यू में जा रहे हो तो फूड के साथ मिलता है वेन्यू। ओके। तो मैंने फूड काउंट कर लिया उसको, इसमें आपका रूमिंग और फूड, फिर आपका डेकोर, उसके बाद एंटरटेनमेंट, आर्टिस्ट, लॉजिस्टिक, मेकअप आर्टिस्ट, हॉस्पिटैलिटी, वेडिंग प्लानर की फीस, फिर सारा मिला के टोटल 40 से 50% वेन्यू पे, 15 से 20% डेकोर पे, फिर 10%, 5%, 5% के स्लैब में आप मान के चलो। फिर क्लाइंट को क्या चाहिए डिपेंड करता है, लेकिन इसका बाइफरकेशन यही होता है, मेजरली वेन्यू पे खर्च हो जाता है। तो इसमें मार्जिन क्या रहता होगा मोटा मोटा? देखो मार्जिन तो डिपेंड करता है आप किस लेवल की वेडिंग कर रहे हो। अगर एक हाई एंड बजट की वेडिंग है, नॉर्मली हम जो काम करते हैं वो प्लानिंग फीस पे काम करते हैं, ठीक है। हर प्लानर का लेवल होता है, जैसे आर्टिस्ट का रेट होता है, शाहरुख खान किसी मूवी के 8 करोड़ ले रहा है तो आयुष्मान खुराना वही काम 2 करोड़ में कर रहा है, दोनों ही मूवी बना रहे हैं, मूवी चल रही है, सेम प्लानर है। प्लानर का कैडर क्या है, लेवल क्या है, उसके ऊपर प्लानर की कितना एक्सपीरियंस है, उसके अकॉर्डिंग वो अपनी फीस चार्ज करता है। नॉर्मली इंडिया में ये फीस 2 लाख रुपए से लेकर 40-50 लाख रुपए तक जाती है प्लानिंग फीस। फिर बाकी खर्चे, आर्टिस्ट, डेकोर, वो सब चीज़ें अलग है, ये प्लानिंग फीस है। तो नॉर्मली हम फीस पे काम करते हैं और क्लाइंट के साथ ट्रांसपेरेंट रहते हैं। जैसे अंबानी हो गया, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हो गए, इनकी शादियां होती हैं, इनके अपने अलग लेवल के बजट्स होते हैं, ठीक है, ये किस तरीके से काम करती है, मतलब सेलिब्रिटीज इंडस्ट्री जो वेडिंग वगैरह होती हैं? इनकी जो शादियां हैं बहुत एक्सपेंसिव होती हैं और उनका जो एक्सपेंसिव होने का जो कारण है, जो ये हाई एंड बजट की वेडिंग होती हैं, क्योंकि ये मेजरली अपना वेन्यू पे खर्च करते हैं, चाहे वो पैलेशियल लुक में हो गया, चाहे वो लग्जरीज रिजॉर्ट हो गए। तो मेजर जो खर्चा होता है वो ये लोग एक, जैसे आप विराट की बात कर रहे हैं या आप रणवीर की बात कर रहे हैं, तो इन्होंने अपनी शादी इटली में की थी, तो बहुत इंटीमेट वेडिंग थी, तो मेजर खर्चा जो हुआ वो वेन्यूज़ पे हुआ। फिर कस्टमाइज गिफ्ट, आप जब इनको इनवाइट कर रहे हो तो एक अच्छा कस्टमाइज गिफ्ट दे रहे हो उनको, रिटर्न गिफ्ट दे रहे हो, उनके सबके लग्जरी ट्रांसफर्स हैं, चाहे वो आप फ्लाइट के बिल्स हों, आना जाने के बिल हों, या फिर उनको जो लोकल ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड होता है। अब इस लेवल की वेडिंग हो रही है तो सबको लोकल में आप समझ सकते हो BMW, ऑडी ही दी जाएगी। अब जैसे इस तरह इतने बड़े सेलिब्रिटीज वगैरह आ रहे हैं, उनके साथ उनके गेस्ट भी इसी तरीके के होंगे, बिल्कुल, उनके सबके प्रोटोकॉल्स होते होंगे। इंडिया में अभी अंबानी वेडिंग हुई, अंबानी वेडिंग का एक बेंचमार्क क्रिएटेड है अभी, 5,000 करोड़ की वेडिंग वो क्लेम करते हैं, इंडस्ट्री क्लेम करती है कि 5,000 करोड़ की वेडिंग थी। तो अब उस वेडिंग में कोई आ रहा है तो वो अपने आप में बिग शॉट है, एटलीस्ट सब 1,000, 2,000 करोड़ के आदमी हैं, तो उनके घर में वैसी ही चीजें हैं, वो किसी को इनवाइट करते हैं तो वैसा ही हॉस्पिटैलिटी प्रोवाइड करते हैं, तो वो एक्सपेक्ट भी वैसे ही करते हैं। सर इस तरह की वेडिंग में लगभग किस तरह की टीम यूज होती है और कितना समय लग जाता होगा? जो इस तरह की वेडिंग होती है उसमें एक इवेंट कंपनी नहीं होती है, नॉर्मली 10 से 12 इवेंट, बड़ी इवेंट कंपनियों का इन्वॉल्वमेंट होता है। कोई सिर्फ आर्टिस्ट देख रही है, कोई सिर्फ डेकोर देख रही है, डेकोर में भी डिजाइनर्स लगे हुए हैं जो पूरी चीजें पहले डिजाइन कर रहे हैं, 3D बना रहे हैं और उस क्लाइंट से अप्रूव करा रहे हैं, उसके बाद वो शादी हो रही है। फ्लोरल आर्टिस्ट होते हैं इस तरह की वेडिंग्स में, यानी कि जैसे हम एक छोटी वेडिंग में देखते हैं तो एक ही बंदा सब कुछ कर देता है, डेकोर वगैरह, लाइट वगैरह, वहाँ लाइट डिजाइनर अलग है,
लाइट किस हिसाब से जलेगी, फ्लावर कैसा होगा, फ्लावर भी इंडिया से नहीं आता, वो बाहर से आ रहा है। बाहर से आता है, ठीक है। तो और वो फ्लावर भी मतलब ट्रकों के ट्रक आ रहे हैं, ठीक है, तब जाके, और कहीं भी आर्टिफिशियल फ्लावर नहीं लग रहा है, नेचुरल फ्लावर लग रहा है, या आर्टिफिशियल लग भी रहा है तो वो बहुत अच्छी क्वालिटी का आर्टिफिशियल लग रहा है। क्या डेस्टिनेशन वेडिंग और लेविश वेडिंग आधुनिक दहेज का रूप बन रही है? यहाँ मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि जो वेडिंग है, अगर इसमें किसी एक परिवार पे दबाव डाला जा रहा है कि वेडिंग डेस्टिनेशन ही होनी है, या हमें तो फलाना आर्टिस्ट ही चाहिए नहीं तो शादी नहीं होगी, तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये एक तरह से आधुनिक दहेज है। लेकिन नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। जो भी वेडिंग होती है वो दोनों परिवारों के आपस में जो भी उसके खर्चे होते हैं दोनों ही फैमिलीज बियर करती हैं। तो जैसे अगर मान लो किसी को यहाँ से जाके ऋषिकेश में वेडिंग करनी है या गोवा में जाके वेडिंग करनी है, तो ब्राइड एंड ग्रूम साइड इसमें भी सबसे पहले जब शादी होती है, क्योंकि आजकल ज्यादातर लव मैरिज हो रही है, लव मैरिज में क्या होता है, ब्राइड एंड ग्रूम पहले डिस्कस कर लेते हैं वो कितना खर्चा होगा। वो जॉब में होते हैं तो कहीं ना कहीं उनके पास एक अपनी सेविंग्स होती हैं, उन सेविंग्स के साथ अगर कहीं कुछ पैसा कम पड़ रहा है तो वो कंट्रीब्यूशन फैमिली दे देती है। लेकिन सब कुछ डिसाइडेड होता है, क्रिस्टल क्लियर होता है, आप कितना खर्च करोगे, आप कितना खर्च करोगे। इवन आजकल फोटोग्राफर को भी लोग एक ही साथ ले रहे हैं। पहले क्या होता था, ब्राइड का फोटोग्राफर अलग होता था, ग्रूम साइड का अलग होता था, अब फोटोग्राफर की टीम भी एक ही होती है। तो खर्चे बांट लिए जाते हैं। और जो दहेज वाली बात है, बहुत लोग समझदार हो गए हैं, हर चीज का पूरा क्रिस्टल क्लियर होता है सारा, तो कुछ ऐसा प्रेशर आता नहीं है। जी, आपने इतनी शादियां, इतनी वेडिंग्स, इतने इवेंट्स करे हैं, तो क्या कभी आपने ऐसा इवेंट रन टाइम पे ऐसा देखा है कि उसको बंदे को फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहे हो, फिर वो कैसे मैनेज होता है? देखो, नॉर्मली चेहरे पे दिख जाता है, बताता कोई नहीं है। एक आध केस कभी हुआ होगा कि ये इस वेडिंग में थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आ रहा है, लेकिन नॉर्मली सब लोग अपना अंदर खाने कर लेते हैं, तो वो पता नहीं लगने देते। बट एज अ प्लानर, क्योंकि हम फैमिली के साथ जुड़े होते हैं, तो हम ब्राइड का फेस भी पढ़ लेते हैं, ग्रूम का फेस भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि हम किसी फैमिली के साथ 6-8 महीने से रह रहे हैं, तो हमें पता होता है कि ये अब हैप्पी है या किसी वजह से इनका मूड ऑफ है। 2026 में या इसके बाद ये वेडिंग इंडस्ट्री किस तरफ जा रही है? ये लेविश लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं या इसको सादगी से करना पसंद कर रहे हैं? कुलदीप जी, शादियां कभी भी सादगी से नहीं हो सकती इंडिया में, तो एटलीस्ट ओके, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो वेडिंग्स हैं वो एक सेलिब्रेशन का नाम है, ठीक है, क्योंकि लोगों के यहाँ हमने इतना जाके खाया है, तो फिर जब अपने यहाँ वेडिंग आती है तो लोग सोचते हैं अब इसको बहुत ग्रैंड सेलिब्रेशन के साथ करना है। आपने लास्ट टाइम सेलिब्रेशन कब किया था? खुद की शादी हुई थी लास्ट में। हम बर्थडे जो है इतना जोर शोर से सेलिब्रेट नहीं करते हैं, ठीक है, करते हैं तो 20-25-50 लोगों में कर लेते हैं। लेकिन वेडिंग एक ऐसा टॉपिक है कि इसमें लोग जोर शोर से करना पसंद करते हैं, स्पेशली संगीत। अगर आप वेडिंग को थोड़ा सा लाइटली कर भी लोगे, सादगी से कर भी लोगे, लेकिन संगीत पार्ट ऑफ वेडिंग है, उसको लोग बहुत आजकल सेलिब्रिटीज बुलाकर, डीजे वेज बैंड बुला के सूफी नाइट कर कर, एक आजकल टेक्नोलॉजी बहुत आ गई है, ड्रोन शो हो रहे हैं आजकल, ड्रोन शो के साथ एक बड़े सेटअप्स, एक 3D प्रोजेक्शंस भी, 3D प्रोजेक्शन आप बोल लो। टेक्निकली इतना इक्विप्ड हो गई है वेडिंग इंडस्ट्री कि आपको वो सादगी से करने ही नहीं देगी वेडिंग को। ओके, तो एक और चीज़ सामने आती है कि आजकल जो जेनजीज हैं उनकी शादियां हो रही हैं, तो उन लोगों की किस तरह की डिमांड्स आपके पास आती हैं? किस तरह के आपके पास वो क्वेश्चंस करते हैं कि हमारी कैसे शादी होगी? देखो, जेनजीज को आजकल सब कुछ परफेक्ट चाहिए। बिल्कुल। एक तो उनको बड़ी गैदरिंग वाली वेडिंग चाहिए ही नहीं, इंटीमेट गैदरिंग, 150-200 लोग, ठीक है, जिसमें उनके अगर वो वर्किंग है तो वर्किंग के लोग आ जाए। उनको नहीं मतलब है कि मेरे कौन सा नेबर आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है। उनको ये है कि मेरा गैंग है 10 से 15 लोगों का, वो जरूर आ जाए, ठीक है। इवन कई बार वो उनके पैसे तक बियर करने को रेडी हो जाते हैं कि तेरे को मेरी शादी में आना, तेरा फ्लाइट का मैं देख लूंगा आना जरा, पर मेरी शादी में जरूर आना है, ठीक है। अब वेडिंग जो है वो इंस्टाग्रामेबल होनी चाहिए, ठीक है, कंटेंट बेस्ड वेडिंग होनी चाहिए, रोना धोना ड्रामा पूरा कैप्चर होना चाहिए उसमें। मतलब आजकल लोग रील बनाने वालों को हायर करते हैं पूरी वेडिंग में। और क्योंकि क्या है, देखो आज की डेट में क्या है, कोई ड्रामा अगर हो रहा है ना, तो वो रील वायरल होने के चांसेस बहुत होते हैं, तो वो ऐसी टीम को हायर करते हैं जो वो उनके हर मोमेंट को कैप्चर कर ले। फिर वेडिंग का प्रॉपर मूड बोर्ड बनाओ, कलर पैलेट अच्छा हो, ड्रेसिंग, हर जो भी गेस्ट आ रहे हैं उनके कपड़े पूरे ड्रेस कोड हो, और वो प्रॉपर जो भी हमारा वेडिंग का डेकोर है उससे अलाइंड हो पूरा।
तो वो उसके हिसाब से वेडिंग कर रहे हैं। सर आजकल मेट्रो सिटीज के अंदर एक नया चलन चालू हुआ है फेक वेडिंग इवेंट्स का, ये किस तरीके से काम करता है? फेक वेडिंग में अभी यहाँ तो नहीं आया है, लेकिन बॉम्बे, दिल्ली की या बेंगलोर की बात करो तो लोगों को, जो लोग वेडिंग में नहीं जा पाते हैं, कॉर्पोरेट कल्चर में घर में कोई शादी नहीं हुई है लेकिन उनके पास अच्छे कपड़े हैं और उनको डांस करना पसंद है, एंजॉय करना पसंद है, तो वो फेक वेडिंग में जा रहे हैं। वहां पर एक पूरा सेट होता है, एक तो इकोनॉमिकल पड़ता है क्योंकि ओरिजिनल वेडिंग में जो आप खर्चा करोगे वो आपको करना है। फेक वेडिंग में सिर्फ आपको 500,000 रुपए की टिकट लेनी है और पूरा वेडिंग वाला मजा लेना है। वहां पर आप, क्योंकि वेडिंग जो होती है वो लाइव एक पूरा इवेंट होता है, उसमें कट नहीं होते हैं। फेक वेडिंग में कट्स भी आते हैं, आपको कुछ करना है और समझ नहीं आया, आपने दोबारा कर लिया। प्लस जो फेक वेडिंग के खर्चे होते हैं वो सब बेयर कर लेते हैं। जैसे अगर आपका कोई अच्छा वेंडर है तो आप उसको बोला भाई इसका डेकोर का सेटअप तेरे को करना है, स्पॉन्सर करना है, या आपने कोई स्पॉन्सर ही ले लिया, साउंड किसी ने लगा दिया, ठीक है। अब जो उसको होस्ट कर रहा है उसने टिकटिंग पे कर दिया, या सम टाइम किसी शो को उसने फ्री कर दिया कि इस अपनी, क्योंकि क्या होता है इसमें रील भी बनाते हैं लोग, उनको क्या होता है कि उनको पैसे नहीं चाहिए पर कंटेंट मिलता रहे रील डालने के लिए। तो कुछ लोग ऐसे करते हैं वो पैसा चार्ज नहीं करते हैं, गेस्ट को इन्वाइट करते हैं और वहां पर हमें टीम, जो भी टीम होती है सिनेमैटिक या रील बनाने वाली टीम पूरी, उसको डेटा पूरा अपलोड करते रहते हैं। तो उससे हाइप क्रिएट होती है और ग्लैमर ऑब्वियसली होता ही है उसमें। अच्छा एक चीज और, जैसे कुछ विदेशी कपल्स ऐसे होते हैं जो इंडिया में शादी करना चाहते हैं, तो उनके लिए किस तरह का मैनेजमेंट होता है? ज्यादातर लोग मथुरा वृंदावन में उस तरह के सेटअप में शादी करते हैं। बेसिकली वैदिक वेडिंग आप इनको बोल लो, ठीक है। क्योंकि आगरा में अगर बात करें तो ताजमहल है, ताजमहल के पीछे बैकग्राउंड जो आ रहा हो, लोग ऐसी शादी करना पसंद करते हैं। और मथुरा वृंदावन की बात करें, जैसे आपने आगरा के पास एक बटेश्वर नाम की जगह सुनी होगी, वहां पर भी आजकल ट्रेंड चला है, तो वहां पर भी कुछ हवेलियां हैं पुरानी, वो लोग हमें अप्रोच करते हैं, लेकिन क्योंकि वहां पर सुविधाएं नहीं है अभी और वहां पर होटल्स नहीं है, लेकिन मैंने सुना है वहां पर 1-2 वेडिंग हुई है। और मथुरा वृंदावन में तो नो डाउट पूरे इंडिया से लोग आ रहे हैं, स्पेशली गुजरात से, बिहार से लोग आके मथुरा वृंदावन में शादी कर रहे हैं। वो थोड़ा सा इकोनॉमिकल वेडिंग होती है क्योंकि वो उनका जो, वो ज्यादा शोशा पे नहीं जाते हैं। जो इस तरह की वेडिंग्स होती हैं वैदिक या वृंदावन आके कर रहे हैं, वो एक बजट में वेडिंग्स होती हैं। वहाँ आपको फूड भी अच्छा मिल जाता है, आपको स्टे अच्छा मिल जाता है, और जो भी बेसिक चीजें होती हैं सब मिल जाती हैं। 3-4 फंक्शन का डेकोर, एंटरटेनमेंट, तो वो काफी अच्छी रेंज में हो जाता है। एज अ वेडिंग प्लानर आपको क्या लगता है कि बड़े बजट की शादियां ज्यादा सक्सेसफुल होती हैं? जरूरी नहीं है कि बड़े बजट की शादी हमेशा सक्सेस हो। कई बार देखा है छोटे बजट की शादी, मान लो एक जगह 2 करोड़ की शादी हो रही है, एक जगह वेडिंग का बजट 30-35 लाख है, लेकिन उस वेडिंग में सब कुछ अलाइंड है, प्लानर प्रॉपर, आपकी सारी चीजें कोऑर्डिनेशन में है, कब फोटोग्राफर को आना है, कब बारात चलनी है। मैं देखता हूँ बड़ी बड़ी शादियों में बारातें ही लेट हो रही हैं। अब आपका एक चीज लेट है, मान लो आपकी बारात ऑन व्हील पे डीजे टाइम से नहीं आया तो बारात लेट होगी, मेकअप आर्टिस्ट ने डिले किया तो वो खुद लेट होगी, उसकी एंट्री लेट होगी, वो लेट होगी तो जयमाला लेट होगी, सब कुछ बिगड़ता चला जाता है। तो हाई फाई वेडिंग है, बड़े बजट की वेडिंग है, इट्स नॉट नेसेसरी कि वो बहुत अच्छी वेडिंग हो रही है। बजाय इसके एक वेल कोऑर्डिनेशन में हो, एक राइट प्लानर के पास वेडिंग हो जहाँ सब कुछ अलाइन चल रहा हो, मैं उस वेडिंग को सक्सेसफुल मानता हूँ। सर एक सवाल और, कि जो लोग इस इवेंट मैनेजमेंट इंडस्ट्री में हैं और अपना काम कर रहे हैं और थोड़ी सी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे, उनके लिए आपके पास क्या सजेशंस होंगे? तो यहाँ मैं आपको यही बोलना चाहूंगा कि इवेंट मैनेजमेंट और वेडिंग प्लानिंग में जो लोग आना चाह रहे हैं, हमारा जो ये बिजनेस है बिल्कुल शेयर मार्केट की तरह है। यानी कि आपने कोई शेयर लिया, उसमें आपने पेशेंस दिखाया और वो ग्रोथ कर गया। यही वेडिंग प्लानिंग में आपने 1 वेडिंग, 2 वेडिंग, 3 वेडिंग करी और आपका एक कोई सिलेक्शन गलत हो गया किसी वेडिंग में, वो आपको ऐसा लॉस देके जाएगी कि आप पीछे 6 महीने, साल भर पीछे धकेल जाओगे। तो यहाँ मनी मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। आप जो भी पैसा कमा रहे हैं उसका एक साइड में रिजर्व रखें, क्योंकि लोग क्या करते हैं, जो भी आया वो लगा दिया, और अपने लेवल से ऊपर, क्योंकि हर वेडिंग प्लानर का एक लेवल होता है, कोई 20 लाख की वेडिंग कर रहा है, कोई 1 करोड़ की, आपने लेवल से ऊपर की वेडिंग पकड़ ली, किसी वजह से उसमें कोई ब्लंडर कर दिया और आपके पैसे कट गए, तो आप सीधा 1 या 2 साल पीछे आ जाते हो। मैं तभी देखता हूँ कि जो कंपनियां अभी नई खुल रही हैं
वो उतनी जल्दी बंद भी हो जाती हैं क्योंकि उनका मनी मैनेजमेंट अच्छा नहीं है। जैसे मेरी छोटी बहन है, मुझे उसकी शादी करनी है, तो मुझे एक अच्छा इवेंट प्लानर चूज करना है, तो उसके लिए मैं क्या क्या देखूं, क्या क्या क्राइटेरिया मेरे लिए होना चाहिए? वेडिंग प्लानर की क्रेडिबिलिटी क्या है मार्केट में, वो कितने साल से काम कर रहा है, उसके कमिटमेंट क्या है, जो वो कमिट करता है वो डिलीवर करता है नहीं करता। आप उसका सोशल मीडिया हैंडल देखिए, उसके रिव्यूज चेक कीजिए। आपको हमेशा उसको काम देना है जो लेस कमिट करे और डिलीवर ज्यादा करे। ओवर कमिटमेंट कि मैं ताजमहल बना दूंगा, मैं ये सब कर दूंगा, बाद में आपको पता लगे वहां कुछ बना ही नहीं और आपकी वेडिंग को उसने रियून कर दिया पूरी तरह से। तो उसका सिलेक्शन आपको उसके पुराने क्रेडिबिलिटी के हिसाब से ही करना है। तो थैंक यू आशीष जी, आप हमारे पॉडकास्ट पे आए। थैंक यू सो मच कुलदीप जी। तो ये थे आशीष अरोड़ा जी, जिन्होंने वेडिंग इंडस्ट्री के बारे में काफ़ी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दी है। आपको वेडिंग इंडस्ट्री रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है या क्वेरी है तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमने इनका कॉन्टैक्ट नंबर, इनकी डिटेल्स अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करी हुई है। तो तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।